बहुत ध्यान से गवर्नमेंट जो कर रही है इस पर नजर बना के रखिए, एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कई बार याद होगा नोकिया 1100 का एग्जांपल दिया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मौजूदा एनालॉग एफएम प्रसारकों के लिए डिजिटल की ओर से जाने पर ट्राई का रुख क्या है? अनिवार्य माइग्रेशन तुरंत, स्वैच्छिक माइग्रेशन, साइमुलेशन अनुमति, माइग्रेशन निषिद्ध, केवल नए लाइसेंसधारी योग्य माने, पुराने लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। क्या होगा? द आंसर इज बी, स्वैच्छिक माइग्रेशन। अपने आप से आप जा सकते हो। देखो, गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। गवर्नमेंट हर चीज में, प्रधानमंत्री ने भी कुछ दिन पहले कहा कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत में बढ़ा रहे हैं। हम रेगुलेशंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप स्वतः आगे जा सके। युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत उन्होंने की है इसी बात को लेकर। बहुत ध्यान से गवर्नमेंट जो कर रही है इस पर नजर बना के रखिए, एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जब तैयार हो तब डिजिटल की ओर बढ़ सकते हैं। कहते हैं व्हेन यू आर रेडी गो फॉर डिजिटल, यानी मार्केट को पूरी तरीके से गवर्नमेंट ओपन कर रही है कि आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करिए और भारत में आप किसी भी तरीके से युवाओं को प्रेरित कर रही है कि औद्योगिक के लिए जाए, जिसके पास पैसे हो, जो डिजिटल रेडियोस की तरफ जा सकते हैं, खुद की तरफ हो जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे सोशल मीडिया तो ये रेडियो का सोशल मीडिया बन जाएगा, यानी यूथ के पास टैलेंट है वो इसमें अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अभी तक इतने तामझाम थे कि कोई प्रवेश इसमें नहीं कर सकता था। नेक्स्ट वन, पीएम सेतु के अंतर्गत किस घटक पर विशेष बल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएम सेतु लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट है ये। पीएम सेतु 1000 सरकारी आईटीआई का अपग्रेडेशन, केवल निजी आईटीआई का डिजिटलीकरण, आईआईटीज में नई फैकल्टी भर्ती, यह स्किलिंग बजट समाप्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना पीएम सेतु को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमेशा आरएफआर का एक रूल होता है, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो ध्यान से, ताकि दिमाग में बैठ जाए कि हमें इसके बारे में और जानना है। ठीक है, सिर्फ यही आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर आपको फोकस कम करना है, इन सभी पर फोकस करना है और यहां पर आपको बार बार पढ़ना है। वेरी गुड। तो नेक्स्ट है ए, 1000 सरकारी आईटीआई का अपग्रेडेशन। आईटीआई क्यों? आईटीआई से मैन्युफैक्चरिंग जॉब में जाना बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी भारत की बड़ी विडंबना है कि आईटीआई जो इंस्टीट्यूशनल जो बनाया गया था, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो थे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई, तो आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसको बर्बाद कर दिया गया यार, और आप इंडस्ट्री बढ़ा ही नहीं पाओगे। आज आपको अपस्किलिंग चाहिए, आज आपको आईटीआईज को जो है वो लेकर आना है। इसमें आपको टायर 2 टायर 3 सिटीज में इन बच्चों को, युवाओं को जॉब मिलती है, इंडस्ट्री को बने बनाए लड़के मिल जाते हैं। ऐसा भारत में पिछले 35-40 सालों में खेल हुआ था ना कि आपको क्या बताएं एजुकेशन में। तो ये रिवाइव जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप इंडस्ट्री को जो है वो, जो हमारा सेमी स्किल्ड होगा वो आपको नहीं मिल पाएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए हमें करना पड़ेगा नहीं हो। पीएम सेतु का फोकस 1000 आईटीआई का अपग्रेडेशन है, उद्योग उन्मुख इन्वेस्टमेंट। भाई इंडस्ट्री को लोग चाहिए है नहीं, आप कहां से इंडस्ट्री बना पाओगे? चाइना अपने लोगों को कहां से कहां ले गया स्किलिंग करके। ठीक है, रोजगार और मॉडर्न लैब्स लिंक करेंगे। भाई आपको रोजगार उन्मुख करना, आईटीआई इसके लिए बेस्ट है, लेकिन ऐसा बर्बाद किया। आपके शहर में आईटीआई होगा, आप देखिएगा कहीं क्या हालत हो गई वहां की, क्या हालत हो गई है वहां की, आप जरा पता करके देखिएगा। सारे आईटीआई नहीं, लेकिन बहुत से तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिए गए, फंडिंग ही नहीं, कुछ भी इनोवेशन नहीं, जबकि आप इंडस्ट्री को क्या दोगे फिर? बिहार की पुनर्गठित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के बारे में क्या सही है? एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, स्टेट से रिलेटेड। बिहार की पुनर्गठित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के बारे में क्या सही है? 500 रुपए प्रतिमाह, 1 लाख स्नातक 1 वर्ष, 1000 प्रतिमाह, 5 लाख स्नातक 2 वर्ष, 1500 रुपए प्रतिमाह, 50,000 स्नातक 3 वर्ष, और 2000 रुपए प्रतिमाह, 2 लाख स्नातक 1 वर्ष। कमान फास्ट, बहुत तेजी से सभी लोग जवाब दें इसका। 1000 रुपए प्रतिमाह बी आंसर होगा, 5 लाख स्नातक और 2 वर्ष के लिए। तो 1000 रुपए प्रतिमाह, 5 लाख स्नातक 2 वर्ष के लिए। युवा बेरोजगारों को ट्रांजिशन सपोर्ट देना। ट्रांजिशनल का मतलब होता है कि जब तक वो जॉब की तरफ ना चले जाएं या उस दौरान अपनी अपस्किलिंग ना कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई विकसित देशों में ये किया जाता है और एम्प्लॉयबिलिटी सुधार की पहल है, यानी वो एम्प्लॉयबल हो सके। मैंने कई बार इकोनॉमिक्स की क्लास में भी डिस्कस किया, सिलेक्शन वाली क्लास में भी डिस्कस किया कि एसडब्ल्यूसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है कि जब तक आप एम्प्लॉयबल नहीं होंगे तब तक ये काम आपका नहीं होगा। सो एम्प्लॉयबल यानी कि आपको, आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयबल नहीं है वो, जिस तरह की उसको स्किलिंग की चाहिए वो है ही नहीं। मैंने आपको कई बार याद होगा नोकिया 1100 का एग्जांपल दिया था, स्मार्टफोन का एग्जांपल दिया कि आप कर ही नहीं सकते उसको। तो ये ट्रांजिशनल टाइम होता है कि भाई मैं अपनी अपस्किलिंग के लिए मेरे पास टाइम कहां है, तो सरकार ने कहा चलो हम तुम्हें अपस्किलिंग के लिए टाइम दे रहे हैं, तुम तब तक अपस्किलिंग करो, अपनी क्षमता बढ़ाओ, तब तक हम तुम्हें सहायता देंगे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन ये धरती पर कितना लागू हो पाता है ये देखते हैं जमीन पर। नेक्स्ट वन,
1200 वोकेशनल स्किल लैब्स कहां स्थापित या उद्घाटित होने की बात है? 1200 वोकेशनल स्किल गैप, यानी वोकेशनल का मतलब होता है जब आप मार्केट की दक्षता के हिसाब से व्यावसायिक स्किल लेते हैं आप। केवल केंद्रीय विद्यालयों में, केवल पॉलिटेक्निक कॉलेजों में, नवोदय विद्यालय और एकलव्य मॉडल में, रेजिडेंशियल स्कूलों में, 34 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में, केवल निजी स्कूलों में। जीएस प्रीलिम्स को श्योर शॉर्ट तरीके से निकालना है। द बेस्ट बैच इज श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स एकलव्य बैच। आरएफआर के माध्यम से अब 10,000 क्वेश्चन, उनके नोट्स, आपको ना कोई किताब खरीदनी ना नोट्स बनाना है, कम से कम समय में प्रीलिम्स निकालने का बेस्ट तरीका है आरएफआर बैच, एकलव्य बैच। तो दोस्तों अब देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी और शुरुआत करते हैं अपनी सफलता की। प्रीलिम्स में इतना ज्यादा टाइम क्यों लगाना जब हम आसानी से उसको क्रैक कर सकते हैं इस बैच के माध्यम से। दिए गए नंबर पे कॉल करिए, डेमो अपनी क्लास बुक करिए और जानिए कि कैसे क्वेश्चन के थ्रू किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक किया जा सकता है। नवोदय विद्यालय और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में 34 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में दिए जाएंगे। आंसर इज सी। तो स्किल लैब्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे, 34 राज्यों यूटी में विस्तार होगा, ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों को समान अवसर दिया जाएगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में अपस्किलिंग और आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य स्कूल उन्हीं के लिए स्थापित होते हैं। तो जो हमारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको अपस्किलिंग किया जाएगा। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अभी आपने देखा होगा हमास बहुत चर्चा में। हमास यूएस योजना संदर्भ में कौन सा कथन सटीक है? जल्दी बताएं आप मुझे। 72 घंटों में 20 जीवित बंधकों व मृतकों के अवशेष की अदला बदली प्रस्तावित है। केवल 20 लोग बचे उसमें। योजना में हमास की निरस्त्रीकरण की शर्त नहीं है। हमास को गाजा शासन में स्थायी भूमि दी गई है। तत्काल मानवीय सहायता रोकने का प्रावधान है। क्या होगा आपके हिसाब से आंसर? आईआर का एक क्वेश्चन है और ये बहुत चर्चा में चल रहा है। हमास जो यूएस ने अपना, आपने देखा कल प्रधानमंत्री ने भी स्टेटमेंट दिया है कि मैं इस योजना के जो है उसको जो है वो बहुत ही आउट ऑफ टर्न योजना, बहुत अच्छी योजना है। तो जल्दी मुझे बताइए आंसर क्या होगा सही। अच्छा चलिए, इस समय सबसे ज्यादा डर आपको किस चीज से लग रहा है? जल्दी से इसके आंसर जानने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे, डर किस बात से लग रहा है? किस तरह की हेल्प आपकी की जाए जिससे आप इस डर से निकल सके? प्रीलिम्स को लेकर डर लग रहा है, मेंस को लेकर डर लग रहा है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, यह अभी आपने शुरू ही नहीं किया? क्या है आपका डर? ए, बी, सी या डी? कम ऑन। तो आपको इस समय डर सबसे ज्यादा किस बात से लग रहा है एग्जाम को लेकर? जिनको 2026 देना है, 27 देना है, सी सैट, जीएस, प्रीलिम्स का, किस बात से डर लग रहा है? अगर आपको डर नहीं है तो आप मृत हैं। जीवित इंसान को डर हमेशा लगता है। ये सब हाइपोथेटिकल बातें, और डर जरूरी है। डर नहीं लगेगा तो फिर आप जो है कार्टिसोल नहीं डेवलप होगा, आप कभी भी प्रिपेयर नहीं करेंगे। हमारी आज हम यहां तक जो पहुंचे ना, डर की वजह से पहुंचे। हमें मकान बनाने की क्या जरूरत थी? हमें हथियार बनाने की क्या जरूरत थी? हमें मोटे कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? हमें हमेशा डर। हमें अनाज इकट्ठा करके रखने की क्या जरूरत है? हमें प्रोसेस फूड की क्या जरूरत थी? डर। डर बहुत जरूरी होता है, बस उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। उस डर को कंट्रोल करने की जो प्रतिस्पर्धा होती है वही हमें आगे लेके जाती है। आप पलट के देखिएगा, हमारा डर था जिसकी वजह से हमने मकान बनाए, हमने समूह इकट्ठा किया, हमने समाज बनाया, हमने कानून बनाए, हमने हथियार बनाए। ये डर था उसके पीछे बहुत बड़ा कारण। डर बहुत जरूरी है। रिवीजन में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है मैं जानना चाहता हूं। तुम नोट्स नहीं दोबारा पढ़ते हो, या तुम्हें बुक पढ़ना नहीं आता, चलो खुल के बात कर लेते हैं, या तुम राइटिंग करके रिवीजन नहीं करते हो। यूपीएससी में रिवीजन अलग तरीके से होता है। या तुम्हें इसके लिए, अपने लिए तुम इसके लिए डेडिकेटेड टाइम ही नहीं निकाल पाते, सिर्फ आगे आगे भागते रहते हो। तो कभी भी जब मन करे कि हां नहीं ओजांग सर के साथ ही तैयारी करनी है, तो ये नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है? शेड्यूल मेंटेन करना है और मेंटरशिप के बच्चे तैयार हो जाएं अच्छी तरीके से। रिवीजन, नोट्स, बुक, राइटिंग। अब रिवीजन के सेगमेंट्स कितने होते हैं? हर पार्ट का रिवीजन होता है। रिवीजन एक साइंटिफिक सेगमेंट है, 60-40 रेशियो पे काम करता है। साइंस 60-40 पे बात करता है। बिगिनर को 60-40 रेशियो लेके चलना चाहिए। जल्दी से फटाफट रिवीजन को समझने के लिए इस नंबर पे कॉल करो, ठीक है? कुसुम मैडम कॉल उठाएंगी और जरा मैं 2-3 दिन आप लोगों को रिवीजन सिखाता हूं और वीडियो कॉलिंग पे सिखाता हूं। ऐसे सबको बताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बुक पढ़ने के लिए SQ3R मेथड काम करेगा, 60-40 रेशियो काम करेगा, राइटिंग मेथड काम करता है, व्हाइट बोर्ड मेथड काम करता है,
और जो बहुत एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं उनके लिए ईयर मेमोरी मैंने सिखाया था, ईयर मेमोरी काम करेगा। और इसके बाद होता है विजुअलाइजेशन टेक्निक। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे कहते हैं ना हर आदमी के लिए अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं, अलग अलग तरह का खाना होता है, उसी तरह से अलग अलग तरीके की रिवीजन टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, अगर आप नोट से रिवीजन करना चाहते हो तो हुक मेथड काम आएगा, लिखो इसको ध्यान से। ठीक है, पैग सिस्टम बोलते हैं उसको, पैग सिस्टम, लिखो इसको, मैं आपको बताता जा रहा हूं बहुत ध्यान से। और जो लोग सीखना चाहते हैं इस नंबर पे पहले धड़ाधड़ कॉल करें, और जो मेंटरशिप के स्टूडेंट है गार्गी मैम को कॉल करें कि उजांग सर के साथ अब जरा सेट करो जो है वो मीटिंग। तो ये रिवीजन, अगर ये रिवीजन 90% लोगों की प्रॉब्लम आ रही तब तो मामला खत्म हो गया। और जो लोग अभी बाहरी हैं, जो लोग वाकई में जो यूपीएससी मेरे साथ तैयार करना चाहते, मुझे गुरु बनाकर शुरू करना चाहते हैं, मेरे मेथड समझते हैं, वो मेंटरशिप में घुसे, जैसे भी घुसना है घुसे। ठीक है, जैसे भी घुसना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, खत्म हो गई बात। अब पर्सनली मैं बैठ रहा हूं, और पर्सनली भले चाहे ग्रुप भी बना दिया, सब कुछ हो गया, वो बैठना है मुझे, और दिल खोलकर अपनी बात कहा करो। पता नहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे तुम लोग एकदम चुप हो जाते हो, बाद में गार्गी मैम कहती है उजांग सर आपके सामने बच्चे डर गए, बोल ही नहीं रहे। रिवीजन अलग अलग तरह का होता है, ये नंबर नोट डाउन कर लिया। तो अभी आज पर्सनली सिखाऊंगा। सबसे पहले अगर आप नोट्स को रिवाइज कर रहे हो और आंसर राइटिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नोट्स को आंसर राइटिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेथड होता है पैग सिस्टम। पैग सिस्टम होता है इसके लिए। अगर आप बुक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं डायरेक्टली वहां से, तो इसके लिए होता है SQ3R, राइट। अगर आप किसी भी चीज को क्विकली करना चाहते हैं तो सबसे पहला होता है, अगर किसी भी चीज को, मतलब आप बहुत फास्टर किसी और से सहायता ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, थर्ड पार्टी, तो इसके लिए होता है ईयर मेमोरी, ईयर मेमोरी। इसके बाद अगर आप किसी चीज को बहुत थके हुए और पूरी चीज को विजुअलाइज करना चाहते हैं, तो अगर पूरी क्लास को आप रिवाइज करना चाहते हैं, इसके लिए होता है व्हाइट बोर्ड टेक्निक, व्हाइट बोर्ड टेक्निक। इसके बाद नेक्स्ट, अगर हमें इसको बार बार क्विक रिवीजन करना है, QR क्विक रिवीजन, तो यहां पर होता है विजुअलाइजेशन टेक्निक। डेली में क्रक्स पे कर रिवीजन करना चाहते हैं तो इसके लिए होता है राइटिंग मेथड। इतने तरह के रिवीजन मेथड होते हैं, ये बेसिक रिवीजन मेथड्स होते हैं हमारे, राइट। ये बेसिक रिवीजन मेथड्स होते हैं। तो नोट्स को हमेशा पैग सिस्टम पे रिवाइज किया जाता है। ठीक है, नोट्स कैसे बनाए जाते हैं जो पैग सिस्टम में कन्वर्ट हो। ठीक है, इसमें स्टोरी टेलिंग होती है, आप कहानियों के थ्रू जा सकते हैं। इफ यू वांट टू लर्न, आई एम रेडी टू टीच यू। बताओ तो सर ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन लाके देना मेरा काम है यार। आज ऐसे थोड़े ना मेंटरशिप के स्टूडेंट जो डॉक्टर कहते हैं, भाई हेल्थ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया है। एंड द नेक्स्ट वन इज फ्लैश कार्ड मेथड। अगर आप नौकरी पे जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, आपके पास टाइम कम है, तो दैट इज फ्लैश कार्ड मेथड। रिवीजन का एक और मेथड होता है फ्लैश कार्ड मेथड। तो ये सारी चीजें हमारे रिवीजन का पार्ट होती हैं। एक स्मार्ट ट्रेनर यही काम आपको बताता है, कोच आपको बताता है आपको कैसे विनिंग सिचुएशन में जाना है। सो बी द पार्ट ऑफ दिस। जो मेरे मेंटरशिप के स्टूडेंट हैं वो तैयार हो जाए ये सब सीखने के लिए। अगर रिवीजन आपका जो है मेजर कंसर्न है, आई एम रेडी टू टीच यू। आर यू रेडी टू लर्न दिस और नॉट? तो मैं आपको जो सिखाऊंगा आपको सीखना है। तो आज मैं मे बी अगर मैं सेशन लेता हूं या आगे भी सेशन लेता हूं, मैं आपको सिखा देता हूं, क्योंकि आंसर राइटिंग में भी आपको पैग सिस्टम की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो पैग सिस्टम हम सीखेंगे, और पैग सिस्टम को सीखकर हम आंसर राइटिंग में अपने आप ऑटोमेटिकली, आपको कहते हैं ना सर वो पॉइंट नहीं लिख पाते हैं, अब वो पॉइंट लिखना सीखेंगे आप। सो वी विल रेडी फॉर दिस। और जो लोग मेंटरशिप में जाना चाहते हैं, वाकई में यूपीएससी निकालना चाहते हैं, चाहे प्री हो मेंस हो, अरे बवाल हो यार, मुझे अपनी पर्सनालिटी बनानी है, तो ये मैं किताब केवल अपने लिए थोड़े ना पढ़ रहा हूं, ये जो मेरी रिसर्च चल रही है ये आपके लिए है। इसके बाद आप बीमार पड़ना कम हो जाओगे। जो आप बार बार कहते हो सर हेल्थ बहुत डाउन है, फलाना बहुत डाउन है, लगा हुआ हूं ना। जब मैं खुद उस चैलेंज को फेस कर रहा हूं, तो जब मैं स्ट्रेस पे, आप लोग तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा होगा, तो भाई एक कोच सॉल्यूशन लेकर आता है, हवाबाजी नहीं होता, अरे ये कर लो वो कर लो, ठीक है फलाना ऐसा हो जाएगा, नहीं, सॉल्यूशन, रियल रिसर्च। अब ये टोटल जो है ये 462 पेज की किताब है। इसको पूरा पढ़ना, इसको नोट डाउन करना, बार बार इसमें बीच बीच में नोट्स बनाना, और इसका जो समरी है, क्रक्स है, वो आपके सामने ले दूंगा। आप भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, आपके घर में ये किताब होनी चाहिए। बहुत प्यारी किताब, मुझे बहुत दिन बाद 2 इंडियन राइटर्स ने लिखा। भारतीय जब अपना लिखते हैं तो उनका लिखने का तरीका अच्छा होता है, और दूसरा इनकी जो भारतीय परंपराओं पर जो रिसर्च है बहुत शानदार है। तो आपको भी मौका मिले तो सात्विक रिवॉल्यूशन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, आपको ये बुक लेनी चाहिए। नहीं पढ़ पा रहे, मैं हूं ना बैठा हुआ, तो इसको आपके हिसाब से कस्टमाइज करके आपके करिकुलम में डाल दूंगा। सो नाउ लेट्स रेडी फॉर द रिवीजन। आज गुरुकुल के जो हमारे पर्सनल मेंटरशिप के स्टूडेंट है, गुरुकुल के स्टूडेंट है, आज सभी का मैं टाइम टेबल रिवाइज करने जा रहा हूं।
टाइम टेबल रिवाइज करने जा रहा हूं, बी रेडी फॉर दिस, राइट, बी रेडी फॉर दिस, और अब तैयार हो जाइए। और जब तक तीन, इन्होंने भी, मैं हर बार वही कहता था, यहां पर भी इन्होंने यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि तीन तरह की हेल्थ होती है। इनकी किताब में भी बाकायदा दिया हुआ है कि तीन तरह की हेल्थ होती है, और इस तीन तरह की हेल्थ को हमें अपना ध्यान रखने के लिए, तीन तरह की हेल्थ पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। एक आपकी फिजिकल हेल्थ, दूसरा आपका जो मेंटल हेल्थ, और तीसरा आपका स्पिरिचुअल हेल्थ। जब तक ये तीनों ठीक नहीं होंगे तब तक आप कभी भी पूरी तरीके से किसी भी लक्ष्य को नहीं पा सकते। सो बी रेडी फॉर द रिवॉल्यूशंस, और तैयार हो जाइए, लग जाइए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सिंगल एक ही जगह सॉल्यूशन है। तो रिवीजन का आज से आप लोगों का सेटल करता हूं, और एक एक करके इतने सारे मेथड्स आपको सिखाता हूं मेंटरशिप में, ठीक है। दैट इज पेक सिस्टम, SQ3R, ईयर मेमोरी, व्हाइट बोर्ड टेक्निक, विजुअलाइजेशन, राइटिंग एंड फ्लैश कार्ड मेथड। तो RFR तो सबका माई बाप है। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द RFR। ये जिनके पास है उनको तो कुछ भी सोचना ही नहीं है। लेकिन इसके ऊपर भी मैं पेक सिस्टम एस्टैब्लिश करके, स्ट्रिंग थ्योरी एस्टैब्लिश करके चीजों को आराम से और इजी कर सकता हूं। तो दिस इज द बेस्ट वन। द आंसर इज ए। तो अभी आंसर जल्दी से मुझे फटाफट लास्ट में अपना स्कोर बताइए, तो कितना पहुंचे आज आप गलतियां काफी कर चुके हैं आज। स्कोर बताइए फटाफट।